हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में जो पूछे गए हैं टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि रैंक मित्रा ने जो डाटा दिया था उसमें जो आंसर की में टॉप 10% जो सवाल है, यानी कि उसको करने वाले 10% ही लोग हैं। जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं अलग अलग शिफ्ट में, उन सारी शिफ्टों में केवल 10% ही लोग इन सवालों के उत्तर दे पाए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर क्वेश्चन का, और आप भी साथ में आप सॉल्यूशन कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर ड्यू टू a leakage in the tank. It takes 7 whole 1/5 hours to fill the tank. How much time will this leak take to empty the full tank if water does not get in our out of the tank through any other point during this period? एक इलेक्ट्रिक पंप जो है, एक विद्युत पंप जो है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7/1/5 घंटे लगते हैं। इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर कोई भी पानी का रिसाव नहीं होता है, या फिर कोई भी पानी नहीं जाता है अंदर बाहर, तो इस रिसाव के द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कैसे इतना हार्ड में आ गया। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो एक विद्युत टंक ए है, ये 6 घंटे में टंकी भर रहा है ए, और इसको मान लेते हैं बी, और बी क्या है आपका माइनस खाली करने वाला है। ये कितना हो जाएगा आपका 7/1/5 का मतलब ये होता है 36/5। एलसीएम लेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हो जाएगा 36। ए का एफिशिएंसी 6 आ जाएगा, और ए और प्लस बी का एफिशिएंसी कितनी हो जाएंगी 5 आ जाएगी। अब देखो, अगर ए का एफिशिएंसी 6 है तो बी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 6 प्लस में रखूंगा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस होगा। 5 - 6 करेंगे क्या आ जाएगा -1, जो कि बी माइनस की वैल्यू आ जाएगी। हम कर सकते हैं बी की वैल्यू आ जाएगी 1, और बी क्या है, बी है आपका लीकेज। ठीक है। रिसाव है, तो इस रिसाव के द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। इसकी एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो 36/1 करोगे आ जाएगा 36 आवर। वो इसमें दिया गया है आंसर 17 आवर्स, ठीक है, जो कि गलत है। आंसर आपका 36 आवर्स आएगा, इसीलिए शायद इसको कम लोगों ने किया है। 8281 एक हॉलो स्फीयर है, यानी कि खोखला गोला है, जिनकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर हमें दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इनको पिघलाया जाता है और एक सॉलिड स्फीयर में बदला जाता है। व्हाट इज द चेंज इन एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर एंड द सॉलिड स्फीयर। तो जो चेंज बताना है आपको, और एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो परले का जो मूल स्फीयर था यानी कि गोला था, और जो सॉलिड स्फीयर बाद में बनाया गया, उन दोनों के बीच का जो चेंज कितना हुआ वो आपको बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। करते हैं। देखिए, हम जानते हैं भाई कि हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। ये होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ये होता है 4πr क्यू। यही होता है, बात समझ में आ रही है। अब अगर हमें डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा बटे टू, यानी ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.5। अगर हमें बात करें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ही गोला को पिघलाकर दोबारा बनाया जा रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, सॉरी इक्वल होना चाहिए, हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही होगा ना, चाहे यहाँ पर सॉलिड स्फीयर बनाओ चाहे ये हॉलो स्फीयर बनाओ, क्योंकि हॉलो स्फीयर को ही हम पिघलाकर सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो हम वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं भाई 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू,
और एक इसके बराबर होगा 4πr³ के बराबर होगा। चूंकि ये एक होलो स्फीयर के वॉल्यूम आया, हमें दे रखा है 8281 होलो स्फीयर। 8281 होलो स्फीयर के अगर हमें वॉल्यूम निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 8281 से। अगर मैं देखूं यहाँ से 4/3 से ये 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जहां पर जो वैल्यू आएगी 8281 इंटू बड़ा आर कितना है आपका 0.6 है और छोटा आर कितना है 0.5 है। अगर मैं इनका स्क्वायर क्यू करूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा 0.216 माइनस का 0.125, ये हो जाएगा R³ के बराबर 8281 इंटू, अगर मैं इनमें से माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बराबर R³। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 8281 क्या है 91 का स्क्वायर है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और इस वाले वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 8281 को मैं लिख सकता हूँ 91 इंटू 91। अब यहाँ से R की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 91/10 यानी कि 9.1 आ जाएगा। अब ये R की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। पूछा गया एक्सटर्नल सरफेस एरिया किसका, हॉलो स्फीयर का, और सरफेस एरिया किसका, सॉलिड स्फीयर का। तो सरफेस एरिया क्या होता है दोनों का, ये सेम ही होता है, ये होता है 4πr²। हमें एक्सटर्नल निकालना है ना, हमें एक्सटर्नल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4π, ये एक स्फीयर का है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसका है, एक स्फीयर का है। हमें निकालना कितना है 8281 यानी कि 8281 का निकालना, तो हो जाएगा 8281 इंटू 4π कर लेते हैं, ठीक है 4π। और r इसका कितना निकल कर आया 0.6 है, 0.6 का स्क्वायर। इनमें से माइनस करना पड़ेगा जो सरफेस एरिया सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया भी यही होता है 4π, और इसका r कितना है 9.1 का स्क्वायर। अब इस अगेन अगर 8281 को मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 91 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि 91 इंटू 90, चाहे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 91 इंटू 91, ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब जैसे लिखना चाहो, ठीक है। अब जैसे मैं समझाने के बस प्रयास कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं 91 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और 91 इंटू 91 भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर 0.6 से अगर मैं 0.6 को पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा 10, स्क्वायर करूंगा तो 36/10। इस 36/10 को मैं क्या करूँ 36/100 को एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ ना भाई, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं कहना है बस ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो इस वाले वैल्यू में इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 9.1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 9.1 का स्क्वायर। बात समझ में आया कैसे मैंने लिखा। अब मैं 4π और 9.1 का जो स्क्वायर है वो मैं कॉमन निकालूंगा, 4π इंटू 9.1 इंटू 9.1, या फिर इसका स्क्वायर ही करते हैं 9.1 का स्क्वायर इंटू 6 के स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ पर वैल्यू बची 1, 36 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 35। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। इस 4π की वैल्यू भी यहाँ से लिख सकता हूँ 4 इंटू 22/7, 7 से कटेगा कितने बार में 5 बार में, 22 88 हो गया आपका। और इसका स्क्वायर तो यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका 8281/100, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दिया। 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 20 बार में, और 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से कटेगा 22 बार में। बात क्लियर हुई। और ये हो जाएगा कितना आपका 4.4, ठीक है। तो जो आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल में 8281 इंटू 4.4, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 40 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं 4 से करूंगा तो यही नंबर्स को दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा,
ठीक है, इसी नंबर को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो पक्का है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो 36,000 के लगभग में आएगी। ठीक है, और 36,000 के लगभग में आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। करो कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 2 4 2 6 3। कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है और ये जीरो तो हट जाएगा। 4 और चौक के 32, 4 दूनी 8, 3 11, और चौक के 32 एक 33, 3। अच्छा 3 यहाँ से ठीक है, ये 3 3 1 2 4 अब सही है। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 3। अब ये कैलकुलेट होकर आ गया 3 6 4 3 6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एल एम एन मीडियन एम एक्स एंड एन वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट जेड। If mx equals to 20 centimeter, ny 30 centimeter, what is the area of triangle LMN? तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यहाँ से एक फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये रहा एक ट्रायंगल एल एम, और इन दो मीडियन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। एक ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अपने परपेंडिकुलर पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और तो ये जी क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। और सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। हमने देख के रखा है एम एक्स आपका हो गया, एन वाई हो गया। एम एक्स हमें दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। एन वाई हमें दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। और पूरे ट्रायंगल का एरिया बताना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक ट्रायंगल आप देखो एम एक्स एन, और दूसरा ट्रायंगल देखो अपना एम एक्स एल, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर लग रहे हैं? सिमिलर है, क्यों? क्योंकि अगर एम एक्स में मीडियन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो ये दो इक्वल पार्ट में ट्रायंगल का डिवाइड कर देगा, नहीं ये आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मीडियन, किसी एक मीडियन को मैं उठाता हूँ, इस मीडियन को उठाता हूँ, मीडियन क्या करता है, मीडियन को सेंट्रोइड जो होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर एन वाई की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो 2 और 1 3 की वैल्यू 30, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो हम कह सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल देखो एम एक्स एन ट्रायंगल में देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जेड और एन, ये क्या है, ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, और एम और एक्स क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है बेस। तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जनरल फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा इसका, एम और एक्स 20 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से, ये 20 सेंटीमीटर, जो कि निकल कर आएगा कितना आपका, 200 सेंटीमीटर। चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो एक ट्रायंगल का एरिया अगर 200 सेंटीमीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, पहले के जैसा है, यानी पहले नंबर क्वेश्चन के जैसा ये है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि हमें जानते हैं कि इसका भी आंसर मोस्ट प्रोबेबली गलत दिया होगा, तभी इतने कम लोगों ने इसको सही किया है। ये जो है 5 घंटे में टंकी भरता है, रिसाव के कारण इसे भरने में कितना समय लग रहा है, 6 चौक 24 25/4। कैपेसिटी निकालेंगे 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि बी का कैपेसिटी कितना जाएगा, 1। बी का एफिशिएंसी कितना जाएगा, 1, यानी कार्य क्षमता 1 आ जाएगा। तो 25/1 करेंगे, कितना समय लगेगा, 25 आवर्स, ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, हालांकि उसमें जो आंसर दे रखा है आंसर की में 11 आवर्स दे रखा है, इसीलिए कम लोगों ने किया होगा इसको। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू एग्जिस्ट सच दैट HCF of P Q is 37 and the sum of P and Q is 1961। देखो HCF क्या होता है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैं बात करूँ 4 और 8 की HCF की, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनमें देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 2 है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे 2 इंटू 2, यानी कि ये निकल कर आएगा 4। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों के बीच की जो हाईएस्ट वैल्यू आई कॉमन में वो क्या है 4 आई। हम कर सकते हैं इनका एचसीएफ कितना है 4। उसी तरीके से दो नंबर्स दिए गए हैं पी एंड क्यू, जिनका हमें एचसीएफ दे रखा है 37। तो नंबर्स क्या होंगे, मैं कह सकता हूँ कि जो 37 होगा वो पी के अंदर भी आएगा और ये क्यू के अंदर भी आएगा 37, यानी कि ये दो नंबर हो सकते हैं ना पी और क्यू, और आपस में क्या होंगे को प्राइम होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे ये को प्राइम होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि पी और क्यू जो होंगे उनके एचसीएफ 37 तभी आएगा जब पी जो है उसमें 37 आएगा, क्यू के अंदर भी 37 आएगा। अब बोला क्या इनका योगफल 1961 है। अगर P के अंदर 37 आ रहा है, Q के अंदर 37 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इनका सम करेंगे तो उसके अंदर भी 37 आएगा ही आएगा, आएगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं 37 को कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो कह सकता हूँ P प्लस Q की वैल्यू कितनी है 1961 है। तो यहाँ से निकल कर आएगा, कट जाएगा कितने बार में 7 5 35, 5 15 3 18, 5 और ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 के 21 और 4 25। ठीक है, 57 बार में कट जाएगा। तो P प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 57, निकल कर आ गई कितनी 57। अब हमें पेयर ऐसे बताने हैं, तो पहला पेयर तो आ जाएगा 1, पहला पेयर क्या आएगा आपका 1 आएगा और 56। दूसरा क्या आ जाएगा आपका 1 2 और मिनट भाई गलत कट रहा है, 7 5 35, 5 15 3 18। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1 और 1 ये 1 3 बार में जाएगा ना। ठीक है, पहला पेयर आपका क्या आ जाएगा 1 और 52। ठीक है, दूसरा पेयर आ जाएगा आपका 2 और 51। तीसरा आपका पेयर आ जाएगा 3 और 50, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और जो अंतिम आपका पेयर आएगा वो आएगा क्या 26 और 27। ठीक है, अगला पेयर क्या आएगा 26 और 27। अब इसके बाद जो पेयर बनेंगे वो रिपीट होंगे। ठीक है, अगर मैं अगला पेयर लिखना चाहूँ तो ये हो जाए 27 और 26, तो ये जो है इसी का तो रिपीटेशन हो रहा है ना। तो आगे जो 26 के बाद जो पेयर हम लिखेंगे वो क्या होंगे, वो वैल्यू रिपीट होती जाएगी। तो जो मैक्सिमम पेयर पॉसिबल होंगे, ठीक है, मैक्सिमम यूनिक पेयर पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे 26 होंगे। तो मैक्सिमम यूनिक पेयर ये कितना होंगे 26, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये 8 सॉलिड रबर स्फीयर जिसका वेट हमें दे रखा है 40 किलोग्राम, जिसकी डायमीटर है 8 सेंटीमीटर यानी व्यास हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। यूजिंग द सेम मटेरियल अ होलो स्फीयर इज मेड विथ एन आउटर डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। इस सामग्री का उपयोग करके एक खोखला गोला बनाया जाता है जिसकी बाहरी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जो होलो स्फीयर है उसका वेट कितना होगा। 8 सेंटीमीटर व्यास हम जानते हैं रेडियस होता है बट्टे में 2, बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल कर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है 4/3। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, जो कि
किसके बराबर होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर के बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर के बराबर होना चाहिए। और इसका वॉल्यूम कितना होता है आपका? 4/3 पाई, और ये बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। अब आप देखोगे 4/3 से 4/3 पाई कट जाएगा। आर क्यू यहाँ पर कितना है? 4 × 4 × 4 दे रखा है। और यहाँ पर कितना दे रखा है आर क्यू? 4 × 4 × 4। जहाँ पर कितना है भाई आपका बड़ा आर कितना है? 8। 8 का क्यू करोगे कितना होता है? 512। छोटा आर कितना है? 6। 6 का क्यू करोगे कितना होता है? 216। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 2 जाएगा तो 296। अब जो ये वॉल्यूम है ना, कितना वॉल्यूम इसका? 64 आएगा। 64 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। ठीक है, तो हमें निकालना है 296 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर 64 वॉल्यूम है तो वेट कितना है? 40 है। और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 296 हो रहा है तो वेट कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा 64 अपॉन में 40, सॉरी 40 अपॉन में 64, क्योंकि 64 की वैल्यू 40 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/64। हमें निकालना है 296 की वैल्यू, तो 296 हो जाएगा ये। 8 से काटेंगे 8 × 28 64, 8 से कट जाएगा, 8 × 24, 24 5 8 7 56, 8 से कटेगा 5 बार में, यानी ये हो जाएगा 581 kg। तो जो हॉलो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 185 kg, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है कि द वैल्यू ऑफ 1/0.8, 1/0.08, 1/0.08 इस तरीके से 7 टर्म तक है। तो इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखिए, एक तो तरीका है पॉइंट हटाओ ऊपर में 0 बैठाओ, यहाँ पे पॉइंट हटाओ ऊपर में 0, यहाँ पे पॉइंट हटाओ ऊपर में 0, ऐसे 7 टर्म तक ले जाओ। दूसरा तरीका ये कि आप एक टर्म को समझ जाओ, यानी कि मैं बोलूँ कि 1/0.8 लिखा क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 1.25 लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि 1/4 क्या होता है? अगर मैं बात करूँ 1/4 क्या होता है, ये होता है 1/4 का मतलब क्या होता है? 25। परसेंटेज में बात करूँ 25%, ये होता है ना 0.25। अगर मैं 1/4 25% होता है तो 1/8 कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 12.5%। अब जब हमने यहाँ पर पॉइंट एक लगाया, जब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.25। बात क्लियर हो रही है? एक पॉइंट लगाया था हमें, क्या वैल्यू आई? 1.25। 2 पॉइंट लगाएंगे तो ये वैल्यू और आगे बढ़ेगी ना। 2 वैल्यू लगाएंगे ये और आगे बढ़ेगी, यानी कह सकते हैं कि जो पहला वाला है 0.8 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.25। इसी तरीके से 0.08 को मैं लिख सकता हूँ 2.50। इसी तरीके से 0.008 को मैं लिख सकता हूँ 1.5.0। आगे वाले पद को मैं लिख सकता हूँ 1.25.0.0। आगे को मैं लिख सकता हूँ 1.25.0.0। आगे में 1.25.0.0.0। उसके आगे 1.25 ये 0.0.0. कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म तक आपका हो गया। पॉइंट के बाद क्या आएगा? 7.5 आएगा। पॉइंट के बाद 7.5 आपका एक ऑप्शन 3 ऑप्शन में है ना। इसके बाद क्या टर्म आएंगे? 1 जोड़ लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पॉइंट से पहले जो है 7 टर्म्स आएंगे, 7 डिजिट को काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहला को क्यों कर रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहा है। 1 इसमें तो ज़्यादा आ जाएंगे ना, इसमें ज़्यादा आ जाएंगे, देखने से ही लग रहा है इसमें 7 से कम आ जाएंगे। आप चाहो तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, इसमें 7 से एक ज़्यादा आ जाएगा,
यानी कि इसमें 8 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 7 आ रहा है। तो 7 वाले डिजिट वाले हमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। आपको पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना था, चाहो तो आप लिख भी सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 और 3 8 हो जाएगा यहाँ पर। अगेन यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, ये भी 8, ये भी 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द एक्सप्रेशन, ये आपको सामने है, इज ए परफेक्ट क्यूब, आपका जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूँ a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अब परफेक्ट क्यूब में तोड़ने के लिए हमें इस तरीके से एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इस वैल्यू को a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। कैसे फाइंड आउट होगा, बस इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके रख देना है। हमें एक क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है, परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हम कर सकते हैं भाई 3 इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए आपका 15.97, बी आपका आ जाएगा 0.03 इंटू ए कितना है आपका 15.97 प्लस 0.03, और एक किसके बराबर है 14373 इंटू पी के बराबर है। अब इसको ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 15.97 इंटू 0.03 इंटू 16 अपॉन में, ये हो जाएगा 1.4373। अब देखो यहाँ पर 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे कितना जाएगा 4 डिजिट, तो ये हटा देंगे हम, हट जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 3 से या फिर 9 से मैं काटना चाहूँ, तो हो जाएगा 9 एक कम 9 और 9 5 45, 9 9 81, 9 7 63, ये आपका कट जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी 16। p की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आएगी 16, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली बेसिस पर, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है 21,500 रुपये और 17% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, साल में दे रखा है 1 से ही 1/2 ईयर्स। ये तो कैलकुलेटिव लग रहा है यार, देखते हैं। 17% हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली हो जाएगा 17/2%, यही होगा रेट आपका। और टाइम आपका आ जाएगा कितना 18 महीना, यानी हमें 3 टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका CI। 3 बार स्लॉट बनेगा, 6 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का। बहुत कैलकुलेटिव जाने वाला, ऑप्शन भी काफ़ी करीब करीब दे रखा है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ूँ तो कर सकता हूँ 17/200, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यानी कि 200 आपका प्रिंसिपल है, उस पर 17 ब्याज मिलेगा, अमाउंट 217 हो जाएगा। 3 साल की बात कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्यू करेंगे, अब इसका तो क्यू ही पहाड़ लग रहा है। ऐसे करते हैं, अल्टीमेटली हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस ही, क्योंकि ये आपका है प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये आपका है अमाउंट, यानी ये मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है। और अगर मैं इनमें से इसको माइनस कर दूं तो हमें निकल कर आएगा क्या, ब्याज निकल कर आएगा, इंटरेस्ट। आप बोलोगे ये सब तो पता है हमें, बता क्यों रहे हैं आप। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू, फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्या। एक तो फॉर्मूला आपका ये होता है ए माइनस का बी और प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी, एक तो ये फॉर्मूला होता है, इस पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं a माइनस बी करूँ तो हो जाएगा, इसका क्यू कर लो, a माइनस बी करूँगा देखिए तो क्या हो जाएगा 17 का क्यू कितना होता है आपका
49 13, 1 से 20 25 तक क्यों आपको याद होना चाहिए। 3ab हमें मल्टीप्लाई करना है 3ab। अब देखो 3, ये ए, इसको ए मानो, इसको बी मानो, क्योंकि अमाउंट बड़ा होगा। ए है, ये बी है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से, 7 दूनी 14, 2 1 3, 2 दूनी 4, 434। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 3 3 9 10, 4 3 12 13, और 2 जीरो इसमें और लगाना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई करना ए माइनस बी, यानी कि 17 से और हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 दूनी 34, 3 51, 1 7 5 12 22, यानी कि 22 1 3 4 00। भाई कैलकुलेटिव जाने वाला है, किसी भी मेथड से करो, कैलकुलेटिव जाने वाला है तो जाने वाला है। फिर भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्सी कैलकुलेट करूंगा, जो कि इसके करीब तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट करीब पहुंचा सकते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा कितने निकल कर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9 4 13, और 4 3 7 1 8, बाकी 1 2 2, यही होगा। अब हमें पता चल गया कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें ये निकालना है और इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि 200 अगर मैं इसका क्यू करूंगा तो 8 पर 6 जीरो हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 21,500 है। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि 2 2 1 8 3 1 3 इंटू 21,500 बटे में इसका क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 8, और इस पे 6 जीरो लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 जीरो तो है, इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8 होगा, यानी कि 2 जीरो सबका 2 जीरो कट जाएगा। अगर मैं 8 से इसको काटना चाहूँ, 8 दूनी 16 5, ठीक है, 8 6 48 3, 8 6 48, 8 दूनी 16 4 और 1 5, 55 हो जाएगा। 8 6 48, 55 में से 48 जाएगा 7, और 8 8 64, यानी 26.8 इसको कर सकता हूँ। ठीक है भाई, 26.8। अगर मैं इसको 27 मानूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अप्रोक्स जा रहा हूँ भाई। अगर मैं इसको 27 करूँ तो 27 3 81, 8 8 7 15, 5 3, 27 3 81 और 84, फिर हो जाएगा ये 8 27 8 8 7 56, 8 दूनी 16, और 6 6 12 22, 16 22। फिर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 8 6 14, 2 1 3 2, यानी 4 आ जाएगा। फिर अब यहाँ से देखो 27 और 23 है, 7 3 10, ठीक है, 27 60 226 ही होगा ना। 27 8 7 56, 8 दूनी 16 21 होगा ना, 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। 27 और 22 को ऐड करेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 फिर हाथ में आएगा, 27 दूनी 54, 4 58, और 27 दूनी 54, ये 59। देखो भाई कैलकुलेशन तो है इसमें, नो डाउट। आप डिजिट एंड सम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पूछा है इन्होंने निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो डिजिट एंड सम अप्रोक्स में नहीं लगता है, पूरे कैलकुलेशन में लगता है। 4 जीरो यहाँ पर करेंगे, 1 2 3 4, तो जो आपका जो ब्याज निकल कर आएगा, इंटरेस्ट, वो निकल कर आएगा 5989। इससे कम आएगा, थोड़ा सा कम है, क्योंकि 0.2 हमने यहाँ से बढ़ा कर लेकर रखा है, तो ये तो ज़्यादा है, ये कभी नहीं आ सकता, ये ज़्यादा कम है भाई। देखो 8 9 से चीज बहुत कम है, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहीं से, ये एक ही जगह पर हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, वो 0.2 का अप्रोक्सीमेशन लगाया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये इसके करीब जा रहा है, ठीक है, और ये तो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से देखो आंसर यही आना चाहिए। बाकी आप चाहो तो कैलकुलेट एक बार कर लेना, अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो मैं कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को पिन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं अप्रोक्स अभी भी कर रहा हूँ, अप्रोक्स अभी भी कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये लगभग इसके करीब ही आंसर आना चाहिए, 5961.72, इसी के करीब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है
आपका आंसर होगा। ठीक है कि एक हार का क्रय मूल्य जिसमें मेकिंग चार्ज जो है इंक्लूडेड है 2.5 लाख रुपए है। अमित इसे बेचकर 15% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वो हार के निर्माण शुल्क पर जो मेकिंग कॉस्ट है उस पर 5% का छूट दे रहा है। तो आपको बताना है यदि जो मेकिंग चार्ज है नेकलेस का वो कितना है, 20,000 रुपये है, तो हार का जो AMP है मार्क प्राइस है वो आपको बताना है अंकित मूल्य कितना होगा। तो आपके पास क्या है, 2.5 लाख रुपए का एक हार है, ठीक है, जिसमें मेकिंग शुल्क जो है इंक्लूडेड है, और वो मेकिंग कॉस्ट पर यानी कि निर्माण शुल्क पर 5% छूट दे रहा है। यानी अगर 20,000 पे 5% छूट देगा तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यानी 10,000 रुपये का छूट देगा पूरे हार पर। नहीं समझे, 20,000 रुपये मेकिंग चार्ज है, इस पर 5% का वो छूट दे रहा है, जो कि 20,000 किस में इंक्लूड है, 2.5 लाख में इंक्लूड है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि वो छूट दे कितना रहा है रुपए में। 20,000 का 5% निकालेंगे, 20,000 का 5% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है, सॉरी 1,000 रुपये हो जाएगा। 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास कितने हैं, 2.5 लाख रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए है, और इस पे आपको क्या करना है, 15% का प्रॉफिट कमाना है। यानी अगर 15% का यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है तो इसका 15% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15×5 = 75, 15×2 = 30 और 7×37, यानी 37,500 रुपये। तो 37,500 रुपये क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो जो आपका विक्रय मूल्य है वो निकल कर आ जाएगा, यही आएगा ना, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ये क्या निकल कर आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब 2,87,000 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, लेकिन हुआ क्या है कि इसमें जो 1,000 रुपये है वो आप क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं किस पर, निर्माण शुल्क पर, ठीक है। 1,000 रुपये इनमें से आप छूट दे रहे हैं, तो जब आपको MRP निकालना हो, जब आपको MP निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, यानी कि अंकित मूल्य निकालना है, तो होता है सेलिंग प्राइस यानी कि SP प्लस में डिस्काउंट। तो एसबी कितना है, 2,87,000 रुपये, और आपको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 1,000 रुपये। अब इस 1,000 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इस 1,000 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो जो आपका वैल्यू निकल कर आएगा वो हो जाएगा 2,88,000, अच्छा 37,500 यहाँ पर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 2,88,500 रुपये, जहां पर कस्टमर को 1,000 रुपये डिस्काउंट मिला, आपको 37,500 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट मिला, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 2,87,500 रुपये होता। अब इसका पूछा है MP, मार्क प्राइस पूछा है, 2,88,500 रुपये हो। बात क्लियर हुई। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तो क्या करते, अगर आपसे CP पूछ लेता है, यहाँ से CP पूछ लेता, CP तो दिया ही है CP तो दिया ही है ना, कॉस्ट प्राइस दिया है 2,50,000 रुपये। आपने देखा कि जो टॉप 10 क्वेश्चन थे उनमें से 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग थे। रॉन्ग क्या था, उनका उत्तर रॉन्ग था, ठीक है, आंसर रॉन्ग था, बाकी क्वेश्चन तो सही थे। तो इसी कारण लोगों ने उनको नहीं दिया होगा उनका आंसर, क्योंकि उनका आंसर तो आ ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन थे, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन थे, 8 अपने आप में अच्छे क्वेश्चन थे, जो टोटल 8 क्वेश्चन थे 10 में से। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव को दे सकते हैं। साथ ही चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन वाली जो सीरीज है टॉप 10 क्वेश्चन की,
जो कि डेटा के अकॉर्डिंग कितने लोगों ने आंसर दिया है, उन सभी क्वेश्चन को मैं कंपाइल करके इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन अपलोड नहीं करेंगे, यहाँ पर कंपाइल करके 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और साथ ही टाइप वाइज क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन, जैसे एक टाइप का 5-6 क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो उसी टाइप का 5-6 क्वेश्चन अपलोड कर देंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो इस चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।